क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। देश को आजादी दिलाने से लेकर भारत को समृद्ध बनाने में पंडित नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करते हुए उन्हें 9 बार जेल जाना पड़ा था। भारत को आजादी मिलने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिकीकरण सहित कई क्षेत्रों में कार्य किए। राष्ट्र की स्वतंत्रता के पश्चात देश की तस्वीर बदलने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए। दोस्तों, देश को आधुनिक बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने IIT और IIM सहित अनेक उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। कई विश्वविद्यालयों की देश में शुरुआत की। भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई उद्योग आरंभ किए। भाखड़ा नंगल बांध, रिहंद बांध और बोकारो, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की। वे इन उद्योगों को देश के आधुनिक मंदिर की संज्ञा देते थे। पंडित नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थीं, उनसे आज भी देश को लाभ प्राप्त हो रहे हैं। लोकतंत्र में पंडित नेहरू गहरी आस्था रखते थे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 1957 और 1962 के आम चुनावों में लगातार जीतने के बाद भी वे विपक्ष को भरपूर सम्मान देते थे। वे संसद में विपक्षी नेताओं की बातें ध्यान से सुना करते थे। एक बार अटल जी ने संसद में पंडित नेहरू से कहा था कि उनके अंदर चर्चिल भी हैं और चैम्बरलिन भी हैं, लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। उसी दिन शाम को जब दोनों की मुलाकात हुई तो नेहरू जी ने अटल जी की प्रशंसा की और कहा कि आपका आज का भाषण जबरदस्त रहा। नेहरू जी विपक्ष के नेताओं के द्वारा की गई आलोचना का बुरा नहीं मानते थे, अपितु उनका सम्मान करते थे। भारत की विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत दिया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखना था। उन्होंने अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया, जिसका मतलब था कि भारत किसी भी गुट की नीतियों का समर्थन न करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखेगा। नेहरू जी की बनाई गई विदेश नीतियां आज भी हमारे देश में कायम हैं। दोस्तों, एक बार नेहरू जी के समय में दक्षिण भारत में एक अलग देश की मांग उठी थी। तब नेहरू जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर दिया। नेहरू जी की अगुवाई में कैबिनेट ने 5 अक्टूबर 1963 को संविधान का 16वां संशोधन पेश किया। इस संशोधन से अलगाववादियों की कमर टूट गई। इस संशोधन के साथ संविधान की 3री अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा पंक्ति को जोड़ा गया। संविधान के इस संशोधन से द्रविड़ कजगम गैर राजनीतिक पार्टी द्रविड़ नाडु नामक द्रविड़ों का अलग देश बनाने की मांग हमेशा के लिए भूल गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी को इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज शहर में हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनवान वकील थे तथा कश्मीरी पंडित थे। वे सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से थे। माता स्वरूप रानी लाहौर में बसे एक सुप्रसिद्ध कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थीं। पंडित नेहरू जी ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो स्कूल से तथा कॉलेज की शिक्षा लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबंधित ट्रिनिटी कॉलेज से की थी। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की। 7 साल इंग्लैंड में रहकर वे वहां के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए और उसी के अनुरूप एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करके जवाहरलाल नेहरू सन 1912 में भारत लौटे और भारत में वकालत शुरू की।
सन 1912 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर पटना अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। इस तरह इंग्लैंड से भारत आते ही वे कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़ गए। सन 1915 में जब उत्तर प्रदेश में किसान सभा का आयोजन हुआ तो युवक जवाहरलाल नेहरू ने इस सभा में सक्रिय रूप से भाग लिया। सन 1916 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाह कमला जी से हुआ और 1917 ईस्वी में वे होम रूल लीग में शामिल हो गए। महात्मा गांधी जी से जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुई थी। वे गांधी जी के सादगीपूर्ण व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। सन 1919 में महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में जब सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो जवाहरलाल नेहरू उनके इस आंदोलन की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुए। ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। इस आंदोलन में गांधी जी ने तय किया था कि रोलेट एक्ट नामक काले कानून का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के सिद्धांतों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने परिवार को भी गांधी जी के उपदेशों के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। अपने पिता मोतीलाल नेहरू जी के साथ उन्होंने भी पश्चिमी कपड़ों का और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया। अब जवाहरलाल नेहरू खादी का कुर्ता और गांधी टोपी पहनकर रहने लगे। महात्मा गांधी ने सन 1920 में जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1920 में नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में किसानों के हित में पहला किसान मार्च आयोजित करवाया। सन 1922 तक 2 साल जवाहरलाल नेहरू असहयोग आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। यूनाइटेड प्रोविंस में जब उन्होंने इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया तो अंग्रेज सरकार उनसे नाराज हो गई और उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया। सन 1923 में जवाहरलाल नेहरू को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी चुना गया। सन 1924 में नेहरू जी इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इलाहाबाद नगर की 2 वर्ष तक सेवा की। सन 1926 में उन्होंने नगर निगम के अध्यक्ष पद से ये कहकर त्यागपत्र दे दिया कि ब्रिटिश अधिकारी अपेक्षित सहयोग नहीं करते हैं। सन 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव रहे। 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की बजाय पूर्ण स्वराज की मांग की, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महात्मा गांधी उनकी इस मांग से सहमत नहीं हुए। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पूर्ण स्वराज्य की मांग को मनवाने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नामक संगठन की स्थापना की। नेहरू जी को इस संगठन का सेक्रेटरी बनाया गया। अंततः गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू की पूर्ण स्वराज्य की मांग के आगे झुकना पड़ा। सन 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। अब तक कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आदि युवा नेताओं के हाथ में आ चुका था। नेहरू जी अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च लीडर के रूप में उभर रहे थे। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू की बात को स्वीकार करते हुए भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए 2 साल का समय देने की बात की। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश हुकूमत ने 2 साल में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष शुरू करेगी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मांग की कि अंग्रेजों को पूर्ण स्वराज्य के लिए 2 साल की बजाय 1 साल का समय दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत गांधी जी की मांग के प्रति लापरवाह रही। उन्होंने गांधी जी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। 1930 में ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। नेहरू जी ने इस वर्ष इलाहाबाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह किया। सन 1930 से 1935 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू राजनीतिक आंदोलन में काफी सक्रिय रहे और अंग्रेजों की नाराजगी के चलते
थे, इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने सन 1929 से 1931 तक देशवासियों के मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का ड्राफ्ट भी तैयार किया। इस ड्राफ्ट को 1931 के कांग्रेस कराची अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। इस ड्राफ्ट में हमें नेहरू जी की समाजवादी विचारधारा की झलक दिखाई देती है। नेहरू जी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राज्यों की सक्रिय भूमिका का समर्थन करते थे। इसके अलावा वे स्टेट की मोनोपोली का औद्योगिक क्षेत्र में समर्थन करते थे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सन 1935 में ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम तैयार किया। उस समय कांग्रेस दल ने फैसला लिया कि वो चुनाव के मैदान में उतरेगी। नेहरू ने उस समय चुनाव में तो भाग नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के समर्थन में उन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। कांग्रेस ने सन 1935 के चुनावों में केंद्रीय असेंबली की अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की और हर प्रांत में अपनी सरकार का गठन किया। सन 1937 में महाराष्ट्र के फैजपुर जिले में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये कांग्रेस का ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला पहला अधिवेशन था। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांव के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की समस्या का समाधान अंग्रेजों की तानाशाही को खत्म करके, उनकी राजशाही को खत्म करके ही हो सकता है। इस अधिवेशन में नेहरू जी ने किसानों के कल्याण के लिए 13 सूत्री कार्यक्रम का सुझाव दिया। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि अमीर लोगों की तरह गरीब लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। सब लोगों को तरक्की के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। वे भारत में ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहते थे जिसमें सामाजिक तथा आर्थिक कार्यों में कोई भिन्नता न रहे। वे समुदायवाद के विरुद्ध थे और लोगों में अलगाव नहीं देखना चाहते थे। वे कहते थे कि धर्म का अपने उचित स्थान पर उपयोग होना जरूरी है। वे धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहते थे और धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे। वे लोगों से कहा करते थे कि भारत के लोग अपनी पुरानी आदतों और विचारों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं। भारतीयों को आधुनिक और वैज्ञानिक विचार अपनाने चाहिए। उन्हें जीने के नए तौर तरीके अपनाने चाहिए। देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि हम नए जमाने और वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। बोस ने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उनके अध्यक्ष बनने से कुछ कांग्रेसी नेताओं का बोस से मतभेद हो गया। अगले वर्ष बोस पुनः अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी के कहने से स्वेच्छा पूर्वक उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। सन 1939 के सितंबर माह में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो गांधी जी ने भारत की जनता को समझाया कि भारत के लोग युद्ध में अंग्रेजों की सहायता न करें। सन 1940 के जुलाई माह में गांधी जी ने युद्ध विरोधी सत्याग्रह शुरू किया। ये एक व्यक्तिगत सत्याग्रह था। इसका उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध में भारत के दबाव युक्त भागीदारी का विरोध करना था। स्वतंत्र बोलने के अधिकार पर जोर देना था। गांधी जी के युद्ध विरोधी आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जो गांधी जी के आश्रम में रहते थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सन 1940 में ही बिना कारण के जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की वजह जवाहरलाल नेहरू द्वारा गोरखपुर में दिए गए कुछ भाषण बताए गए। जवाहरलाल नेहरू पर सरकारी मुकदमा चलाया गया और उन्हें 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। मामूली कसूर के कारण इतनी बड़ी सजा होने से केवल भारत में ही नहीं, इंग्लैंड में भी नेहरू की सजा पर रोष जताया गया तथा नेहरू जी को मिली कठोर सजा की कड़े शब्दों में निंदा की गई। सन 1940 में युद्ध विरोधी आंदोलन के कारण गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन उनका सत्याग्रह चलता रहा। कांग्रेस के हजारों लोग जेल में बंद कर दिए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रिप्स मिशन भारत आया। इस मिशन के जरिए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारतीय जनता ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर जंग लड़े। ऐसा करने पर सरकार भारतीयों को कुछ अधिकार प्रदान करेगी, लेकिन भारत को आजादी इस विश्व युद्ध के समाप्त होने पर दी जाएगी। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। कारण ये था कि भारतीयों को अंग्रेज सरकार पर विश्वास नहीं था। दूसरा कारण यह था कि क्रिप्स मिशन में भारतवासियों को देश की रक्षा करने का अधिकार नहीं दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस युद्ध के पक्षधर थे। वे मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयों की ताकत को आजमाना चाहते थे। दूसरी तरफ गांधी जी अहिंसा पर डटे थे।
वे कहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए केवल अहिंसा को ही हथियार बनाया जाए। नेहरू जी का खून गर्म था। उस समय लगता था कि जापानी सेना किसी भी समय भारत पर हमला कर सकती है। नेहरू जी ताकत के साथ हमलावरों का सामना करना चाहते थे। उस समय कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा था कि गांधी जी और नेहरू जी में मतभेद हो गया है। जब इस मतभेद की खबर जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के पास पहुंची तो दोनों ने इस मतभेद का खंडन किया। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि गांधी जी भारतीय जनता के दिल और दिमाग की धड़कन हैं। हम गांधी जी से अलग नहीं हो सकते। हमारा उनका साथ हमेशा आजीवन बना रहेगा। गांधी जी ने भी ऐसा ही कहा कि मेरी भाषा जवाहरलाल नेहरू के लिए अजनबी जरूर है, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तब वो मेरी भाषा बोलेगा। भाषा दिलों के मेल को बढ़ाती है। वह इस देश का जवाहर है। वह मेरी भाषा को नहीं समझता तो क्या हुआ? आने वाले दिनों में जवाहर मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सन 1941 में गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। नेहरू के अंदर गांधी जी को भारत के नैतिक सिद्धांतों और पवित्रता की झलक दिखाई देती थी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी भारत की आजादी इसलिए चाहते थे ताकि भारतवासियों में एकता बनी रहे और वे अपनी समस्या का समाधान स्वयं निकाल सकें। जवाहरलाल नेहरू आजादी इसलिए चाहते थे कि भारतवासी विश्व की आजादी के लिए लड़ सकें। जैसे ही कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, जवाहरलाल नेहरू सहित कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जवाहरलाल जी को सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र प्रसाद के साथ अहमदनगर किले की जेल में डाल दिया गया। ये नेहरू जी का सबसे लंबा और अंतिम कारावास था। 8 अगस्त 1942 को वे गिरफ्तार किए गए और 1945 में उन्हें जेल से रिहा किया गया। सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इंग्लैंड में मजदूर पार्टी की जीत हुई। कैद से आजाद होने के बाद नेहरू भारत की आजादी के लिए अपने आप को फिर से आजमाना चाहते थे। सन 1945 में वायसराय बनते ही लॉर्ड वेवल ने जवाहरलाल नेहरू सहित कई भारतीय नेताओं को जेल से रिहा कर दिया था। वायसराय लॉर्ड वेवल राजनीतिक समझौता चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई बड़ी पार्टियों के सदस्यों से बात की। ये बातचीत शिमला में हुई। गांधी जी इस बातचीत में शामिल हुए, लेकिन उस बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला। उस वार्तालाप के दौरान जब कांग्रेस ने वायसराय से कहा कि हमारा दल मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, तो जिन्ना ने इसका खंडन करते हुए कहा कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। इन सब बातों के कारण वो शिमला वार्ता असफल रही। जब अंग्रेजों ने भारतवासियों को आजादी देने का मन बनाया तो मुस्लिम लीग भारत के विभाजन पर जोर देने लगी। जवाहरलाल नेहरू देश का विभाजन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वे कहते थे हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्मों के अनुयायी हैं, वे सब एक गांव में रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनका विभाजन कैसे संभव है? इतने बड़े देश में विभाजन कहां तक और कैसे होगा? सन 1946 के फरवरी माह में ब्रिटिश सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय मिशन गठित किया और इस मिशन को भारत भेजा गया। इस मिशन में कहा गया था कि भारत के कुछ भाग, चाहे वे भारत संघ में शामिल हों या न हो, वे आजाद माने जाएंगे। वे चाहें तो अलग भी रह सकते हैं। इस मिशन को भेजने का मतलब देश का बंटवारा करना था। इस मिशन में भारतीयों को अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाने का विकल्प दिया गया था। ब्रिटिश सरकार 1948 के जून माह तक भारत को आजादी देना चाहती थी। इस कार्य को अंजाम देने के लिए एक वायसरॉय की नियुक्ति की गई। एडमिरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए वायसरॉय बने। उन्होंने लंदन जाकर भारत की आजादी की एक नई योजना तैयार की, जिसे 3 जून योजना कहा जाता है। आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 ईस्वी तय की गई। इस योजना में देश के बंटवारे की भी बात कही गई थी। परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। जवाहरलाल नेहरू को आजाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। नेहरू जी के व्यक्तित्व में व्यावहारिकता और आदर्शवाद, इन दोनों ही गुणों का समन्वय था। उनके विचारों में पश्चिमी सभ्यता और आधुनिकता का समावेश था। स्वाभाविक रूप से वे लोकतंत्र के समर्थक थे। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक नियमों के अनुरूप उन्होंने दक्षता पूर्वक कार्य करने में कभी भी संकोच नहीं किया। राष्ट्रवाद के प्रति उनकी मानसिकता संकीर्ण नहीं थी। वे राष्ट्रीयता के गुणों को भली भांति समझते थे। इसलिए उन्होंने देश को एक संतुलित, संयमशील और आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की राजनीतिक प्रणाली में
लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया। वे संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार के प्रबल समर्थक थे। उनकी दृष्टि में राजनैतिक लोकतंत्र भारत के लाखों करोड़ों लोगों के दुख दर्द और गरीबी दूर करने का साधन मात्र था। उन्होंने लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता और समानता के अटूट संबंध को स्वीकार किया। वे कहते थे कि समानता के बगैर स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेहरू जी ने 1952 के पहले आम चुनावों में स्वस्थ लोकतंत्र की जो नींव रखी थी वो आज तक कायम है। जवाहरलाल नेहरू भारत को समानता पर आधारित लोकतांत्रिक समाज बनाने के पक्षधर थे। इसके लिए वे शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता को आवश्यक मानते थे। उनकी सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं विकसित करने के लिए एक बड़ी राशि खर्च की। सन 1951 में शिक्षा पर उन्होंने 19.8 करोड़ रुपए खर्च किए। ये शिक्षा खर्च 1964-65 में बढ़कर 146.27 करोड़ हो गया था। उनके शासनकाल में लड़कियों की शिक्षा में भारी प्रगति दिखाई दी। उन्होंने भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 18 से बढ़ाकर 1964 तक 54 कर दी थी और कॉलेजों की संख्या 2500 की। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा पर नेहरू जी बहुत जोर देते थे। उन्होंने विज्ञान नीति अपनाकर देश भर में वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की। इंजीनियरिंग में जनशक्ति के सृजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की। अंतरिक्ष और परमाणु इंजीनियरिंग जैसे अग्रिम विषय प्रधानमंत्री नेहरू की निगरानी में आए। तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए नेहरू जी की सरकार ने आवश्यक संस्थानों की स्थापना की। सन 1952 में नेहरू जी के दिशा निर्देशन में खड़गपुर में प्रथम IIT की स्थापना की गई। इसके पश्चात मद्रास, मुंबई, कानपुर और दिल्ली में भी IIT स्थापित किए गए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू परमाणु ऊर्जा के महत्व को बखूबी समझते थे। उन्होंने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र को बहुत महत्व दिया। सन 1948 में उनकी सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा बनाए गए। ये आयोग वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत बनाया गया था। ये नेहरू जी के सीधे निर्देशन में काम करता था। नेहरू जी के निर्देशन में 1956 में मुंबई में भारत के पहले परमाणु रिएक्टर ने काम करना शुरू किया। ये एशिया का पहला परमाणु संयंत्र था। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से नेहरू जी ने बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी नेहरू जी ने कदम बढ़ाए। इसके लिए उन्होंने 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की और थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी स्थापित की। सैन्य अनुसंधान और विकास के लिए भी कई कदम उठाए ताकि सैन्य उपकरणों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2 बड़े कार्यक्रमों को नेहरू जी ने व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया। इनमें से पहला कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम था और दूसरा कार्यक्रम पंचायती राज था। इन कार्यक्रमों को नेहरू जी ने सन 1952 तथा 1959 में आरंभ किया था। ये कार्यक्रम गांवों में कल्याणकारी राज्य की नींव डालने वाले थे। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में आत्मनिर्भरता, आत्म सहायता और उत्तरदायित्व पर जोर दिया गया था। इन कार्यक्रमों के जरिए किसानों को बेहतर बीज और बेहतर खाद उपलब्ध कराए गए। खेती का तेजी से विकास हुआ और खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सड़क, तालाब, स्कूल तथा प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के निर्माण पर जोर दिया। शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया। पंडित नेहरू ने 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में स्वयं पंचायती राज का उद्घाटन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू महान अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। उन्होंने भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व के रूप में गुटनिरपेक्षता तथा पंचशील की संकल्पना को आधार बनाया। वे कहते थे कि एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों की जरूरत गरीबी, बीमारी और निरक्षरता से लड़ना है। ये काम शीत युद्धकालीन 2 गुटों में शामिल होकर नहीं किया जा सकता। जो देश प्रभुत्व की राजनीति, गुप्त कूटनीति, सैनिक समझौते और हथियारों में भाग रहे थे, उनको नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता का मंत्र प्रदान किया। गुट निरपेक्षता के पीछे उनकी मंशा समानता की भावना, पारस्परिक प्रेम, विभिन्न राष्ट्रों की शासन प्रणाली में सहिष्णुता और भौगोलिक अखंडता को
महत्व देने की थी। गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के जरिए नेहरू जी निर्णय लेने की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने न केवल देश को आजादी दिलाने में तन, मन, धन हर प्रकार से अपना सहयोग किया, बल्कि देश की आजादी के पश्चात भारत रूपी बगीचे को सजाने, संवारने और निखारने में दिन रात मेहनत की। स्वतंत्रता के रक्षक, विकास और खुशहाली के प्रबल पक्षधर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 मई सन 1964 को 74 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली और इस संसार को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें तथा वीडियो संबंधी निम्नलिखित सवालों का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जवाहरलाल नेहरू की गांधी जी से पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी? 1920 में नेहरू जी ने पहला किसान मार्च कहां आयोजित किया था? जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी कब चुने गए? नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब और कहां की थी? कांग्रेस का ग्रामीण क्षेत्र में पहला अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? गांधी जी ने नेहरू जी को अपना उत्तराधिकारी कब घोषित किया था? 3 जून योजना क्या थी? नेहरू जी का सबसे लंबा और अंतिम कारावास कहां हुआ था? प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों का कैसे विकास किया? नेहरू जी का भारत की शिक्षा, चिकित्सा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा?